तो राजीव रंजन, आप उस दिन भी थे शुक्रवार को जब मैंने ये सवाल पूछे थे। आज रक्षा मंत्री ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को यूएन में काउंटर टेरर का उपाध्यक्ष बनाना दुर्भाग्यपूर्ण, अध्यक्ष भी बनाया गया है तालिबान पर निगाह रखने के लिए। यह वैश्विक लड़ाई जो लड़ी जा रही है आतंकवाद के खिलाफ, उसका उपहास है, एक भद्दा मजाक बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब 33 देशों में जो हम घूमे, हम पाकिस्तान की ढंग से पोल खोल नहीं कर पाए क्या? एक पहलू यह भी है ना। देखिए, जो चुनौतियां हैं निसंदेह उसे स्वीकार करना होगा और इन्हें हम कैसे अवसर में बदल सकें, इस दिशा में एक दीर्घकालीन रणनीति की आवश्यकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये मसला केवल भारत और पाकिस्तान तक नहीं है। जो दुनिया में बदलाव हुए हैं, जिस तरह से लंबे समय से इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो संघर्ष है, जिसके दायरे में ईरान, लेबनान और अन्य कई इस्लामिक राष्ट्र भी उसमें शामिल हैं, फिर अमेरिका का हुती विद्रोहियों से निपटने का तरीका, और इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ध्रुवीकरण दुनिया में देखा जा रहा है। अब अमेरिका जो आदतन अमेरिका की जो भूमिका है वो पूरी दुनिया को एक बाजार के नजरिए से वो देखते हैं, समर्थन कर देता है। हमास पर वो जो हमले करता है, बच्चे महिलाएं भी मारे जा रहे हैं, वहां खड़ा हो जाता है। पर भारत और पाकिस्तान की बारी आती है तो हाइफेनेटेड रिलेशनशिप वो रीहाइफेनेट करते हुए एक ही तराजू में तौलता है और हम कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड। देखिए, अगर किसी भी राष्ट्र प्रमुख को भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री ने अपना मित्र कहा है, तो इसके पहले चीन के प्रीमियर जब इंडिया आए, वहाँ जब प्रेसिडेंट आए, तो उनको भी उन्होंने अपना दोस्त कहा। और ये ऐसी चीज़ें नहीं है जिनको लेकर के जैसे बहुत आराम से कुछ लोग कहेंगे बिरयानी खाने चले गए थे। देखिए, डिप्लोमेसी को जिस नज़रिए से कांग्रेस या अन्य दल देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ सत्ता में कांग्रेस भी होती तो जो पूरा जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह से बदला है, उसमें भारत के लिए चुनौतियाँ बढ़ी हैं। और उसकी एक बड़ी वजह है कि आप एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर उभर रहे हैं, एक सामरिक शक्ति के तौर पर आपका उदय हुआ है। तो अब लोगों को ये लगता है कि आप अपनी देखभाल और अपनी हिफाजत आप खुद कर सकते हैं। और जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के बीच के तनावपूर्ण रिश्ते हैं, उन रिश्तों की परछाई भी हम इसे देखते हैं। तो ये एक चुनौतीपूर्ण दौर है और इसमें निसंदेह हमें अपना रास्ता तय करने के लिए एक तरफ हमने पाकिस्तान को करारा संदेश दिया, और उसके बाद जो कूटनीति की भूमिका है, जब संघर्ष या युद्ध के हालात हो, तो भारत की ये परंपरा है कि भारत इजराइल, अमेरिका या रशिया की तरह ऐसा नहीं है कि वो केवल कार्रवाई करता है। भारत अपना पक्ष पूरी दुनिया में स्पष्ट करता रहा है। नहीं, पक्ष तो स्पष्ट ये पूर्व में होता रहा है। इस बार भी सिक्योरिटी काउंसिल की दो कमेटी में, एक में अध्यक्ष, एक में उपाध्यक्ष, और सिलसिला यहाँ नहीं थमता। राजीव जी, आप तो अर्थव्यवस्था के भी अच्छे बड़े जानकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 20,502 करोड़ रुपए का कर्ज दे देता है और इसमें वोटिंग राइट्स में 57% वेटेज अमेरिका की है। यानी अमेरिका चाहता ये कर्ज रोक सकता था। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 1,71,000 करोड़ रुपए दे दिए। एडीबी ने 6,849 करोड़, ये तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा लगता है 1,71,000 करोड़ के मुकाबले। तो यहां पाकिस्तान को इनाम मिल रहा है क्या आतंकवाद को पालने पोसने का? नहीं, एक तरह से आर्थिक तौर पर दिवालिया राष्ट्र को दुनिया जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। क्यों जिंदा रख रही है? और हम लोग भी समाज में सामाजिक सुरक्षा क्यों देते हैं? जिंदा रखने के उनके अपने अपने तरीके हैं। वो कहीं ना कहीं जो साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान की भूमिका कई देशों के लिए हो सकता है उनके नज़रिए से महत्वपूर्ण हो, लेकिन हमारा ये मानना है कि भारत जो कह सकता है, भारत को वो कहना था। और देखिए, दो चीज़ें बहुत अहम हैं। आपके सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई, पूरे वेस्ट में ये परसेप्शन बन रहा था कि दो न्यूक्लियर ताकतें हैं
इनके बीच अगर टकराव होता है तो दुनिया में एक बड़े विश्व युद्ध या महायुद्ध छिड़ने की संभावनाएं आशंकाएं बढ़ सकती हैं। और एक तराजू पर तौलने की कोशिश भी अलग अलग तरीके से हो रही थी। ये बताना जरूरी था कि भले ही जो प्रभावी प्रावधान है वो किसी भी न्यूक्लियर ताकत को उसकी न्यूक्लियर की दोनों ही तरफ से सोल्जर्स दे नो हाउ टू शो रिस्ट्रेंट, और ऐसी कोई नौबत नहीं आई थी कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हो जाए। ये कोरी बकवास परोसी जा रही है पश्चिमी देशों द्वारा। क्या हम इसको खारिज नहीं कर पाए ढंग से? बिल्कुल नहीं हम लोगों ने खारिज किया और हमने ये बताया कि जो प्रावधान है उसमें किसी न्यूक्लियर ताकत को उसकी क्षमता से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में इसे अपवाद समझा जाना चाहिए, इसलिए कि उसके न्यूक्लियर ताकत का जिस तरह से कठपुतली सरकार जो सेना और आईएसआई के इशारे पर काम करती है और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर आतंकी इस सरकार को चलाने की कोशिश करते रहे हैं। जब बड़े बड़े जो आतंकी सरगना वहाँ कराची और पिंडी में, इस्लामाबाद में बड़े बड़े सेफ हाउसेज में रह रहे हैं और बाजाबता आईएसआई की निगरानी में रह रहे हैं, तो फिर इस संगठित जो त्रिकोण को नहीं, उसी में तो सवाल आ जाता है ना, जब राजनाथ सिंह वो कहते हैं हाफिज सईद मसूद अजहर का नाम उनको मांगेंगे अगली बार कोई आतंकी ऐसी घटना होती है, तो इस बार क्यों नहीं मांग लिए? संघर्ष विराम तभी करते। देखिए ये एक निरंतरता से चलने की प्रक्रिया है और निसंदेह इसके लिए नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, निरंतरता होती है। और कर्नल रोहित चौधरी, देखिए डिप्लोमेसी में देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। ना कोई स्थायी दोस्त है, ना कोई स्थायी दुश्मन है, अपने हित साधने हैं। वो हित साधने की लड़ाई में एक निरंतरता है, और ऐसा नहीं है पाकिस्तान को ये अभिदान तो बहुत सालों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देता आ रहा है, लेकिन घर में जैसे घुसकर मारा गया इस बार, क्या उस बात से इनकार किया जा सकता है? देखिए, भारतीय सेनाओं को जो सरकार ने टारगेट दिए थे वो बड़ी अच्छी तरह से बखूबी उन्होंने निभाए और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सटीकता के साथ अपना काम किया। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, और 10 तारीख को जिस तरह से सीज फायर हुआ है, यूएस स्पॉन्सर्ड सीज फायर जो हमारे देश के ऊपर थोपा गया है, और अब जो आप ये 2 या 3 दिन का और हमारा अगर ऑपरेशन चलता, जब हम एडवांटेजियस पोजीशन के ऊपर थे, तो ऐसे में ये जो सीज फायर है ये प्री मैच्योर सीज फायर हो गया। इस प्री मैच्योर सीज फायर की वजह से आज हमें पूरे देश में बताना पड़ता, पूरे वर्ल्ड में घूमकर बताना पड़ रहा है कि हमें एक डिप्लोमेसी करनी पड़ रही है कि हमें अपना एक पक्ष रखने जाना पड़ रहा है। और अगर ये 2 या 3 या 4 दिन का और अगर युद्ध चलता तो पाकिस्तान के पास, क्योंकि मैं डिफेंस एक्सपर्ट भी हूं, 4 या 5 दिन से ज्यादा का उनके पास ना तो असला है, ना एमिनेशन है, ना कुछ और है। और जो ये ढकोसला जो डराया जाता है, जिसके जरिए पश्चिमी देश हमारे ऊपर जिस तरह से दबाव डालते हैं कि ये न्यूक्लियर स्टेट है, तो हमारे पास बहुत तरह के सिस्टम्स अवेलेबल हैं। आप सिर्फ आधी अधूरी तस्वीर ही पेश कर रहे हैं। यू आर अ प्राउड सोल्जर सर। मैं आपकी एज अ सोल्जर आप पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बट एक राजनेता के तौर पर आधी अधूरी तस्वीर बता रहे हैं। क्या 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद नहीं किए गए? बहावलपुर 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर क्या भारतीय सेना ने कमाल की कदमताल करते हुए वो ठिकाने नष्ट नहीं किए? 100 से ज्यादा आतंकी ढेर नहीं किए? क्या मसूद अजहर रोता हुआ गाता हुआ नहीं पाया गया क्या कि अरे मेरे परिवार के 10 आदमी मर गए, खुदा मुझे भी उठा लेता? या एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नहीं कर दिया गया क्या लाहौर का? 11 हवाई अड्डों पे उनके एयरफोर्स बेसिस पे नुकसान नहीं हुआ क्या? क्या आप इन चीजों को डिनाई करते हैं? देखिए, मैंने पहले से भी कहा, और ऑपरेशन सिंदूर बहुत बेहतरीन ऑपरेशन था, और जो 9 टारगेट जो दिए गए थे सेना को ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन, अगर ये 150 टारगेट हमारे पास लिस्टेड हैं, अगर वो सभी दिए होते तो हम
पूरी तरह से सक्षम थे उन 150 के 50 टारगेट को ध्वस्त करने के। जहां तक बात है कि जो मैं ये कह रहा हूं कि सीज फायर प्री मैच्योर था, अगर इस प्री मैच्योर सीज फायर को अगर 3 या 4 दिन ऑपरेशन को आगे हम ले जाए जाता तो उसके बाद हमें इस डिप्लोमेसी करने की जरूरत नहीं पड़ती। चौधरी में थोड़ा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये हमारे पास आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। शशि थरूर आप ही के नेता हैं, 4 बार के सांसद हैं, एक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई भी कर रहे थे। वो कहते हैं भारत अपने नागरिकों की हत्या करने वालों को बिना सजा के नहीं छोड़ सकता। ये बाहर जाकर, विदेश जाकर, अमेरिका में जाके ताल ठोकी जाती है। मनीष तिवारी आपके एक और वरिष्ठ नेता, देश के सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं, वो कहते हैं अगर भविष्य में आतंकी गतिविधि दोहराई गई तो उसका उत्तर सटीक और सीधा होगा। सलमान खुर्शीद वो कहते हैं पाकिस्तान में अराजकता कायम है, सेना के भीतर सत्ता के लिए होड़ है। ये आप दुनिया को बताते हैं, आपके नेता बता रहे हैं, यहां पर आपके सुर बदल जाते हैं, राजनीतिक नफा नुकसान आंकने लगे। सर देखिए, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल सुर बदलने वाली बात नहीं है। संदीप जी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। इसी तरह की स्थिति 1971 के अंदर थी और उस समय पर भारत ने इतना स्ट्रांग पक्ष रखा था। इंदिरा गांधी जी ने और सैम मानेकशॉ की जोड़ी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और आज भी वही स्थिति थी। 2 टुकड़े किए, 93,000 युद्धबंदी हमारे पास थे, 54 हमारे वहां पर थे। वो 54 आए या नहीं, आज तक इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं आ पाई। और वो 93,000 दे दिए। पीओके ले लेते उस टाइम, क्यों नहीं लिया पीओके? जुल्फी अली कार भुट्टो पर आपने मेहरबानी बरसाई और उसने, सर अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा, उस पर मेहरबानी बरसाई, उसका पॉलिटिकल करियर और मजबूत कर दिया और उसने पलट कर क्या कहा? वी विल वेज 1000 ईयर वॉर अगेंस्ट इंडिया। 1000 साल तक की लड़ाई लड़ते रहेंगे हम भारत के खिलाफ, ये कहा ना जुल्फिकार अली भुट्टो ने। देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि उन्होंने ये भी कहा और उसके बाद जियाउल हक ने जिस तरह से कहा कि हम ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, तो वी शुड ब्लीड, वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो वो भी एक अलग स्थिति थी। 1971 वॉर के बाद, 54 साल के बाद पूरा देश एकजुट था, सेना सक्षम थी, ऑपोजिशन सरकार के साथ थी, सरकार को मैंडेट पूरा दिया गया, कांग्रेस पार्टी भी पूरा साथ में थी। आज हम इस स्थिति में थे कि पाकिस्तान को पूरी तरह से निस्तेनाबूद भी कर सकते थे। और आप ही ने थोड़े समय पहले कहा था कि 3 दिन का युद्ध अगर 1971 में बढ़ जाता तो हम पाकिस्तान को से पीओके लेके आ सकते थे। अमित शाह ने कहा सदन के पटल पर, आपके पास 3 दिन युद्ध, आपके पास समय थी जी। आज आपके पास 3 दिन और थे। मैं यही तो कह रहा हूं कि 3 दिन और थे, आप पीओके भी लेके आते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।